अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7.13 है, व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस सडनली फॉल। अगर किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से फॉल कर जाए तो इस बात का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली चेंज इन वेदर पैटर्न है, और अगर किसी प्लेस का अचानक से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल कर जाए इसका ये मतलब है कि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पे एक आंधी, बारिश या तूफान आने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 7.14 है, व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ द बैरोमीटर रीडिंग्स शो अ सडन इंक्रीज। स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैरोमीटर क्या चीज़ है। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। और स्टूडेंट्स, दूसरी बात उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछी है कि वेदर पैटर्न में कौन सी चेंजेस आने वाली है अगर बैरोमीटर की रीडिंग्स अचानक से इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स, बैरोमीटर जो है ये वेदर फोरकास्टिंग में हमारी हेल्प करता है। ये हमें पहले से बता देता है कि आने वाला जो मौसम है वो किस तरह से होगा। तो अगर बैरोमीटर की रीडिंग्स अचानक से बढ़ गई हैं तो इसका ये मतलब है कि आने वाले वक्तों में इसकी रीडिंग्स डिक्रीज करेंगी और एक पुअर वेदर को ये फोरकास्ट कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि जो आने वाला मौसम है बहुत ही बुरा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7.15 है, स्टेट पास्कल्स लॉ। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम देखें, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है। पास्कल लॉ के मुताबिक किसी भी कंटेनर में अगर कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है तो वो लिक्विड उस कंटेनर के अंदर तमाम डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने ऊपर पिस्टन लगाए हुए हैं। अगर हम इस लिक्विड के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, सपोज करें कि हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो प्रेशर है ये कंटेनर के अंदर लिक्विड के तमाम पार्ट्स में इक्वली ट्रांसमिट होगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लें, ये एक बॉल ली हुई है, इसके ऊपर हम लोग जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस बॉल के अंदर वाटर फिल हुआ हुआ है, तो जो वाटर जितनी भी जगह पे वाटर है उसके ऊपर तमाम सरफेसेस पे इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, और यही पास्कल लॉ है। क्वेश्चन नंबर 7.16 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। स्टूडेंट, हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जो पास्कल्स लॉ के ऊपर काम करती है। इसमें हाइड्रोलिक मशीन्स या मशीनरी आती है। ये जितनी भी मशीन्स हैं हमारे डेली लाइफ में हैवी मशीन्स जैसे ट्रक्स हैं, बुलडोजर्स हैं या क्रेन्स हैं। स्टूडेंट्स, ये लिक्विड पावर को यूज करती हैं वर्क डन करने के लिए, और ये पास्कल्स लॉ के सब एप्लीकेशंस हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक मशीन जो है ये दो क्रॉस सेक्शनल एरियाज के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है, जो सा ये लार्ज वाला एरिया है इसको हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के ऊपर पिस्टन लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने लिफ्ट करना है या जिसको हमने कंप्रेस करना है उसको हम लोग लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रखते हैं। यहाँ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग फोर्स लगाएंगे पिस्टन की मदद से। इस फोर्स को हम F1 का नाम देंगे। ये फोर्स यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी इस तरफ और ट्रांसमिट हो जाएगी लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ, और F2 बन जाएगी। स्टूडेंट्स, अब इक्वेशंस इसकी देख लेते हैं। जो स्मॉल एरिया के ऊपर हम लोग ने प्रेशर अप्लाई किया है इसको P1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और P1 किसके बराबर है, F1/A की। इसी तरह जो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरफ, इसको P2 से रिप्रेजेंट हमने किया है, और P2 इक्वल है F2/A के। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ने कंपेयर किया है। ये F2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये वाली। स्टूडेंट्स, अब ये वाली इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इसको हम लोग देखते हैं। जो सा ये वाला पार्ट है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। स्टूडेंट्स, जो लार्ज पिस्टन है उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, और जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया भी कम है। तो ज़्यादा वैल्यू को अगर हम लोग कम वैल्यू से डिवाइड करें तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। आपने बस इस बात को याद रखना। इसका ये मतलब है कि जो F1/A/स्मॉल a की वैल्यू है ये ग्रेटर है 1 से। जब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि जो F2 है ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। तो F2 की वैल्यू है ये हमेशा F1 से ज़्यादा होगी। इस चीज़ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक्स है ये फोर्स मल्टीप्लायर्स है, कि हम यहाँ पे थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और जब लार्ज पिस्टन में जाती है ये फोर्स कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है और कई गुना बढ़ जाती है।
इसी तरह हम लोग हैवी मशीनरी में स्मॉल फोर्स के जरिए लार्ज वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम लोग इस डायग्राम के जरिए मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, जो स्मॉल पिस्टन था और स्मॉल एरिया था, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, ये सारा यहाँ पे लिक्विड था। ये प्रेशर जब लगा लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड के तमाम पार्ट्स के ऊपर इक्वली अप्लाई हुआ। यहाँ पे जितना भी लिक्विड था उसके हर पार्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ। ये पास्कल लॉ था, जो जिसने हमें बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर लिक्विड है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड के जितने भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे इक्वली प्रेशर अप्लाई होता है। और ये प्रेशर हम लोग यूज़ कर रहे हैं फोर्स लगाने के लिए, जो फोर्स इस कार को सपोर्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7.17 है, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फर्ज करें आपके पास एक रबर बैंड है, वो इतना उसकी लेंथ है, ठीक है। हमने उस पर फोर्स लगाई और हमने उसको स्ट्रेच करके इतनी लेंथ तक ले आए। अब ये जोन सी फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये रबर बैंड स्ट्रेच होके ज़्यादा हो गया है, इस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स का नाम देंगे, जिसने उसको डिफॉर्म कर दिया है। अब जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी असल साइज या शेप में आएगा। तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रबर बैंड वापस अपनी असली साइज या शेप में आया है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.18 है, स्टेट आर्चिमिडीज प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल हमें ये कह रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शियली किसी लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हैं, या उसको मुकम्मल तौर पे लिक्विड में डिप कर रहे हैं, या उसको पार्शियली थोड़ा सा या आधा डिप कर रहे हैं, तो एक अपथ्रस्ट उसके ऊपर एक्ट करेगी। अपथ्रस्ट एक अपवर्ड फोर्स है जो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेगा। स्टूडेंट्स, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही उसके ऊपर अपथ्रस्ट अप्लाई होगा। यहाँ एग्जाम्पल में आप देखें कि एक बोट है, ये पार्शियली इमर्स हुई हुई है वाटर के अंदर। अब इस बोट का जितना ज़्यादा वेट है, जितना वाटर इसकी वजह से डिस्प्लेस हुआ है, उतनी ही अपथ्रस्ट इसके ऊपर एक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7.19 है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। स्टूडेंट्स, अपथ्रस्ट का हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रखते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। इस अपवर्ड फोर्स को हम लोग इस लिक्विड की अपथ्रस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट को रखा है, लिक्विड का वेट नीचे की तरफ लग रहा है और इस वेट के रिएक्शन में जो लिक्विड है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, जो अपथ्रस्ट, इसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पे उस वक्त तैरेगी जब उस ऑब्जेक्ट का वेट उस पानी के अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें ना दो रीजन आती हैं। पहली रीजन ये देखें कि ये पत्थर है, इसको हमने पानी में रखा और ये डूब गया इसमें। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो जाएगा तब वो चीज़ सिंक कर जाएगी, और अगर उस ऑब्जेक्ट का वेट पानी के अपथ्रस्ट के बराबर है या उसके कम है तब वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। और इस डिफाइन में जिन्होंने बताया हुआ है कि लिक्विड का वो वेट जो डिस्प्लेस कर रहा है, इसका यही मतलब है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखते हैं तो वो लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होता है। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वही लिक्विड एक अपथ्रस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, और अगर अपथ्रस्ट इक्वल है उसके वेट के ऑब्जेक्ट के, उस टाइम वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.20 है, एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन फ्लोट द वाटर सरफेस एंड डाइव्स डाउन इनटू वाटर। स्टूडेंट्स, सबमरीन्स आपने देखी है, ये शिप्स के अंदर लगी होती हैं। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये अपने वेट और अपथ्रस्ट को कंट्रोल करके पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों जगह पे तैर लेती हैं। स्टूडेंट्स, इनके अंदर सिस्टम ऑफ टैंक्स होता है। हम उनको पानी से फिल करते हैं तो सबमरीन्स का वजन ज़्यादा हो जाता है और वो पानी के अंदर डूब जाती हैं। इस तरह वो पानी के नीचे मूव कर लेती हैं। और एक सबमरीन फ्लोट तब करती है जब हम उन्हीं टैंक्स को एम्प्टी कर देते हैं और उनमें से पानी निकाल देते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो इसका वेट होता है वो अपथ्रस्ट से कम हो जाता है और फिर ये पानी के ऊपर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7.21 है, व्हाई डज अ पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट अ शिप विद अ ह्यूज वेट फ्लोट्स। कि जब हम छोटे पत्थर के टुकड़े को हम पानी में फेंकते हैं तो वो डूब जाता है, लेकिन अगर हम बड़ी कश्ती को हम पानी में रखें तो वो तैरने लग जाती है। इसकी क्या रीज़न है? स्टूडेंट्स, जो पत्थर है वो पानी के अंदर इसलिए डूब जाता है क्योंकि जो अपथ्रस्ट उसके ऊपर एक्ट कर रही है वो कम है पत्थर के वजन से, जबकि जो कश्तियाँ और जहाज वगैरह होते हैं ये पानी के ऊपर इसलिए तैरते हैं
क्योंकि इनका वजन इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं, उनका डिज़ाइन ऐसा बना होता है कि जो पानी की अपथ्रस्ट इनके ऊपर लग रही है और जो कश्ती का वजन है वो बैलेंस हो जाते हैं आपस में, और इसलिए वो डूब नहीं सकती, वो तैरने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 7.22 है व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज मीन बाय इलास्टिक लिमिट्स। पहले हम लोग हुक्स लॉ को देख लेते हैं। हुक्स लॉ के मुताबिक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का जो रेशियो है ये कांस्टेंट के बराबर है। हुक्स लॉ जो है वो मैटर की तमाम स्टेट्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है। इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जिसके अंदर हम एक बॉडी को एक खास हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और जब उसके ऊपर हम लोग फोर्स छोड़े वो वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप में आ जाए, ये उसकी इलास्टिक लिमिट है। अगर हम उसको उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो वो बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल साइज, शेप या वॉल्यूम में वापस नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7.23 है टेक अ रबर बैंड, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस यूजिंग अ रबर बैंड, चेक इट्स एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स ये आपका प्रैक्टिकल है, तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसका जनरल व्यू दे दिया है, तो आप इधर देख लें। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक रबर बैंड लिया है, उसको हमने एक स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया ऊपर हुक से। यहाँ पे हमारे पास एक स्केल लगा हुआ है, स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स में रीडिंग्स लगी हुई है। इस रबर बैंड के साथ हमने एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है, हम इसके साथ डिफरेंट वेट्स को लटकाएंगे। सबसे पहले हमने ये एक वेट लटकाया है, तो जो पॉइंटर है यहाँ पे आके हमें रीडिंग दे रहा है इसके वेट की, और हमें पता चल रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेच हो के रबर बैंड इसका कितना वेट आ रहा है। उसके बाद हम इस वेट को रिमूव करके कोई और वेट लगाएंगे और फिर पॉइंटर से रीडिंग्स ले लेंगे। इस तरह से हम किसी भी रबर बैंड के साथ उस वेट का बैलेंस कर सकते हैं और हम उसका एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।